आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। आपके सामने हम हर सप्ताह लाते हैं एक खास कार्यक्रम लोक मंच का जनमंथन। इन कार्यक्रमों के जरिए हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो हमारे आपके बीच में महत्वपूर्ण होते हैं और उन पर चिंतन मनन होता रहता है। आपके और हमारे परिवार के बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्पेशल हैं, लेकिन उनको एजुकेशन देने की व्यवस्था हर स्कूल में नहीं है। ना ही हर अध्यापक के अंदर वो क्षमता है कि वो ऐसे स्पेशल बच्चों को शिक्षा दे सकें। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम चौबे जी। डॉक्टर पूनम चौबे ने स्पेशल एजुकेशन पर पीएचडी की है मेवाड़ विश्वविद्यालय से और शिक्षा के क्षेत्र में वो जाना पहचाना नाम है। उन्होंने डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत कुंज में 1 दशक तक काम किया। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम की वो वाइस प्रिंसिपल रही। एमईटी स्कूल वसुंधरा सेक्टर 1 की प्रिंसिपल रही, जो ग्रेटर वैली स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली वर्ल्ड स्कूल जो विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट में है उसको उन्होंने स्थापित किया और दादरी में कौशल्या वर्ल्ड स्कूल से वो निदेशक भी रही हैं। ऐसे शिक्षाविद के साथ आज हम खास चर्चा करेंगे स्पेशल शिक्षा पर। मैं अपने स्टूडियो में पूनम चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनको यहाँ आने पर मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। मैं अत्यंत खुश हूँ कि जिस क्षेत्र में मैंने काफी 2-3 साल दिए उस क्षेत्र में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। और शायद हम लोग मॉडर्न स्कूल या इंग्लिश स्कूल से जुड़े रहते हैं और गांव में काम करने का हमें बहुत कम मौका मिलता है। लेकिन शायद मैंने 2-3 साल जो दादरी में लगाए उसमें मुझे बहुत कुछ बच्चों के साथ और यहाँ की फैमिली से साथ जुड़ने का मौका मिला और मैं चाहती हूँ कि मैं आज उसके बारे में आपसे चर्चा करूं जी। और जैसे बात बढ़ेगी आप मुझसे जो जो पूछेंगे मैं आपको यहाँ के क्षेत्र का और मॉडर्न जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति का वर्णन करना चाहूंगी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने बचपन से जुड़ी कुछ बातें, कैसे आपने अपने जीवन में प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और किस तरीके से आप नोएडा तक का सफर हासिल किया, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं कुछ साल बचपन के मैंने दिल्ली में बिताए। मैं मदर्स इंटरनेशनल स्कूल जो वसंत विहार में है उसमें पढ़ी पहले बचपन में। मेरे जो नाना जी थे वो अमेरिकन एम्बेसी में थे और उनके साथ में पली बड़ी। जब वो थोड़े बुजुर्ग हो गए तो फिर मैं अपने माता पिता के पास फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे फादर डायरेक्टर थे वहाँ पे, उनके वहाँ देहरादून चली गई। वहाँ पे मैंने केम्ब्रिन हॉल जो नेपाल के रानाज हैं उनका स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे अपनी शिक्षा हासिल की 12वीं तक। और फिर उसके बाद मैंने बीएससी करा ज़ूलॉजी से एंड मैं मास्टर्स की डिग्री जियोलॉजी से कर रही थी जब मेरी शादी हो गई और फिर मैं दिल्ली आ गई। जी जी। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैं हमेशा पढ़ती रही हूँ और आज भी मैं पढ़ रही हूँ। मैं आजकल टेसॉल एक इंग्लिश प्रोग्राम है जिसमें एग्जाम्स दे रही हूँ और मेरा ये विश्वास है कि आदमी को चाहे वो कोई भी उम्र का हो, रिटायरमेंट पे भी हो, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और अपनी विद्या को दूसरों तक पहुंचाने का कोई न कोई माध्यम या कोई न कोई जरिया रखना चाहिए। जैसे कि आजकल मैंने रिटायरमेंट ले लिया है अपने काम से, लेकिन मैं अभी भी बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने आसपास के जो आर्थिक स्थिति से ट्यूशन के पैसे नहीं दे पाते, कोविड के टाइम भी मैंने उन बच्चों को पढ़ाया और अभी भी पढ़ा रही हूँ। अब तो उनके इम्तिहान है और मैं ऐसी विनोद जी, आप क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं और आप मुझको बहुत कुछ एनजीओस के बारे में बता रहे थे, मैं भी इन सब बच्चों के लिए कुछ करना चाहूंगी अगर आप मुझे अवसर दें। जी जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जरूर ऐसा मौका जरूर मिलेगा। मैं एक जरूर बात जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के बारे में बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि एनी बेसेंट के उससे जुड़े हुए थे, आपके परिवार से जुड़े लोग।
जी, मैं शिक्षा से काफी शायद मेरे पूरे खानदान का रिश्ता रहा है जी। और मेरे जो बाबा थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहले रजिस्ट्रार थे, फर्स्ट रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब महाराजा बनारस ने उसकी स्थापना की थी। और आनी बेसेंट तब थी, उनके वो एडवाइजर भी थे। तो सारे परिवार में मेरी जो बुआ लोग थे और जो बाकी बच्चे थे वो सब एजुकेशन लाइन से ही जुड़े रहे। और मेरी दादी के 13 बच्चे थे। तो आप समझ लीजिए हमारा परिवार मेरे पिताजी की तरफ से कितना बड़ा है। ओहो, वाह वाह वाह। और ससुराल पक्ष से थोड़ा सा बताइए, ससुराल पक्ष के बारे में भी थोड़ी जानकारी। ससुराल पक्ष का ये है कि मेरी शादी मिस्टर चौबे से हुई जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि उनके बड़े भाई साहब भी मेरी बड़ी सिस्टर से मैरिड हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो भी शिक्षा, मतलब वो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं यूपी से और काफी विद्वान है। मतलब मेरे को अपनी क्षमता कम लगती है उनके दिमाग, जब मैं उनसे बात करती हूँ। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहे हैं। वो MBA के स्टूडेंट रहे हैं और अपना ओन कारोबार उन्होंने चलाया है। तो उनकी तरफ से मैं यही कहूंगी कि सब लोग जो थे सिवाय मतलब मिस्टर चौबे के, बाकी जो 2 ब्रदर्स थे वो सर्विसेज में ही थे। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे और अब सब रिटायर हो गए हैं। और सब पढ़ाई लिखाई में सब बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत निपुण रहे हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस मुख्य विषय पर जो स्पेशल एजुकेशन की बात कही। आपको स्पेशल एजुकेशन में जो PhD की, उसके पीछे की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे ये दिमाग में आया कि स्पेशल एजुकेशन पे PhD करनी है? देखिए, मैं आपको अपने बचपन की बात एक बताऊं कि मैं जब बहुत कम उम्र की थी, शायद 10 साल की थी, 10-11 साल की थी, तो मेरी माँ का निधन हो गया। और मेरे पिताजी ने फिर शादी नहीं करी और उन्होंने हमको अपने आप पाला जब तक हमारी शादियां नहीं हुई। तो शायद कहीं एक वो दिल में मलाल था कि माँ क्यों नहीं है हम लोगों का, हमको हर चीज में हम लोगों को कमी उनकी महसूस होती थी। तो शायद जब मैं बड़ी हुई तो हालांकि मैं साइंस से बहुत कुछ और करना चाहती थी। मैं पेट्रोलियम में जाना चाहती थी। मैं ONGC या पेट्रोलियम वाली सर्विसेज जो हैं जो करना चाहती थी, पर शायद कहीं दिल में ये था कि बच्चों से मेरे को बहुत लगाव था, उनको पढ़ाने का, उनके साथ समय बिताने का। शायद मेरे मन में ये था कि जो मैंने नहीं बचपन में पाया वो इन सब बच्चों को मिलना चाहिए, जो भी मेरे से जुड़ते थे बच्चे। इसलिए शायद मैंने सोचा कि मैं B.Ed करूं और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में शुरुआत मैंने करी, वसंत कुंज में, जो एक नया स्कूल था। और उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी और 3 साल का मेरा बेटा था उस टाइम। तो तब मैंने ज्वाइन किया और शायद मुझे लगा कि ये मेरे लिए लाइन सबसे अच्छी रही है और मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं बच्चों से इतने साल जुड़ी रही हूँ। अनुभव ये कहता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको विशेष केयर की आवश्यकता होती है जी। और वो केयर क्या होती है, आप थोड़ा सा ये जरूर बताइए कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, परिवार के लोगों को भी आप ये टिप्स दे सकती हैं कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो स्पेशल है, जिसको किसी न किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और उसको कैसे उभार सकते हैं वो संकट से, ये आप जरूर बताइए। देखिए, आपने मेरे से ये क्वेश्चन पहले भी पूछा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली स्पेशल एजुकेशन की। मैंने कभी पढ़ा नहीं था स्पेशल एजुकेशन, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी जब मैं ग्रेटर वैली स्कूल में थी, जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो वहां पे ऐसे मुझे 2 बच्चे दिखे जो पूरे टाइम दौड़ते रहते थे कॉरिडोर में और टीचर उनके पीछे दौड़ती रहती थी। और कभी समझ नहीं आया कि उन बच्चों में ये चंचलता क्यों है, उनको क्यों नहीं संभाल पाती टीचर। तो मैंने उनके माँ बाप को बुलाया और उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि उनमें कुछ, हालांकि माँ बाप स्पेशल बच्चों के जब भी उनमें कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, माँ बाप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और वो सही बात आपके जब आपके साथ मंथन कर रहे होते तो बताते नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे बच्चों से, जैसे मैंने कहा, बहुत लगाव था। तो मैंने उनके बारे में कोशिश करी समझने की और धीरे धीरे रिसर्च करी कि कैसे इन बच्चों के लिए हम कुछ ऐसा
माध्यम करें जिससे इन बच्चों को हम स्टेबल कर सकें। तो मैंने स्पेशल एजुकेशन की तरफ अपना रुख मोड़ा और उसके बारे में अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और फिर हमने सेटअप किया, मैं इस समय बताना चाहूंगी कि जो आपका प्रमोटर होता है या जो आपका मालिक होता है, जब आप में विश्वास रखता है और ये विश्वास होता है उसको कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो मैं इस समय अनुराधा प्रसाद जी की प्रेज करना चाहूंगी, इसलिए उनकी बात करना चाहूंगी क्योंकि वो न्यूज़ 24 की ओनर हैं और उनका ही स्कूल था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूनम तुम जो भी करना चाहती हो, मैं भी इस मुहिम में जुड़ना चाहूंगी और चाहूंगी कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए, इस आसपास के जगह में अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए एक यूनिट सेटअप किया जाए स्कूल में, जहां पर ऐसे बच्चे हम आर्थिक स्थिति से भी अगर उनके पास नहीं है क्षमता जुड़ने की, उनको हम लाएं और उनको पढ़ाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसे कई तरह के बच्चे होते हैं। हम अक्सर जब बात करते हैं स्पेशल बच्चों की, तो जो वर्ड स्पेशल है तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनके लिए हर चीज विशेष होनी चाहिए। उनका करिकुलम जो हम पढ़ाते हैं उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। टीचर्स अलग होती हैं, जो नॉर्मल टीचर्स होती हैं वो उनको नहीं समझ पाती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। कभी आप देखिए मॉल में कोई ऐसा बच्चा दौड़ रहा होता है तो हम सोचते हैं कि क्या है ये, रुक करके उसकी तरफ एक हीन दृष्टि से देखते हैं, ये ना समझते हुए कि ये इस बच्चे में भी कुछ ऐसी क्षमता है कि उसको हम मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति एक नॉर्मल क्लासरूम में बैठने की, कुर्सी पे बैठ के पढ़ने की नहीं है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल करिकुलम बनाना पड़ता है, पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। उसके लिए विशेष कुछ ऐसे इक्विपमेंट या औजार रखने पड़ते हैं जिससे उसकी मानसिक स्थिति हम ठीक कर सकें। कुछ बच्चे सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान की उनके ऊपर देन होती है कि वो 140 IQ के भी होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन वो इस तरह से बैठकर एक क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते। वो समझते सब हैं पर वो आपके नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए स्पेशल टीचर्स होती हैं। कुछ होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे, वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समय चाहिए होता है, टेक्निक चाहिए होती है सिखाने की, और वो टेक्निक एक टीचर, स्पेशल टीचर जिसने उस तरह की पढ़ाई करी है वो ही दे सकती है। और माँ बाप जो हैं उनको समझाना भी एक और बात होती है कि उनको आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि एक नॉर्मल बच्चे को आजकल पालना, उसकी परवरिश करना बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जब ऐसा बच्चा होता है तो माँ बाप भी आपस में नहीं अंडरस्टैंड करते, और कभी कभी अक्सर हम लोग जब मीटिंग में उनको बुलाते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं हमारे सामने, कि वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि आप जो हैं आपकी वजह से ऐसा बच्चा पैदा हुआ। नहीं, उसकी वजह कुछ और होती है और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ग्रेटर वैली में मैंने एक यूनिट सेटअप किया जिसका नाम था सामर्थ, जिसमें 100 बच्चे तक मैंने 12वीं क्लास तक उनकी शिक्षा को मैनेज किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को एक लेटर लिखा था जब मेरा बच्चा 10वीं पार किया था, और उसने बहुत अच्छे नंबर से एक स्पेशल बच्चे ने पास करा था। तो ऐसा नहीं है, एक एग्जाम्पल्स बहुत हैं, एग्जाम्पल्स जो उस स्कूल में मैंने जो काम किया। एक बच्चा था सुमान शुक्ला, जिसको मैंने स्पेशल ट्रेनिंग दी ओलंपिक्स की, और वहां से स्पेशल ओलंपिक्स उसने पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट ने उसको एक टीचर, स्पोर्ट्स टीचर उसके साथ एक एड भेजा, ऑल फ्री। वो वहां रहा, बाहर जाकर लॉस एंजल्स में स्पेशल ओलंपिक्स में बैरक ओबामा की वाइफ मिशेल ने उस ओलंपिक्स को इनॉग्रेट किया था, और वहां से वो मेडल जीत के आया, सिल्वर मेडल। वाह, तो बहुत अच्छा। आप ये देखिए, जिस बच्चे को कान से कम सुनाई देता था और अक्सर दौड़ते दौड़ते गिर जाता था, उसको हमने कैसे ट्रेनिंग देकर एक बच्चे को इतना प्रोत्साहित किया कि वो जीत के आ गया बाहर से। और जब वो बाहर से वापस आया तो उसकी पर्सनालिटी ही कुछ और थी। वो बच्चा इतना स्मार्ट हो गया कि विश्वास ही नहीं होता था कि एक टाइम था जब वो बेचारा
किसी के सामने आने से डरता था, चलने से डरता था, और कहाँ वो एक दौड़ में जीत के आ गया सिल्वर मेडल वर्ल्ड ओवर, जिसमें 127 या 28 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो जब वो वापस आया तो मैंने उसकी मदद इस तरह से करी कि उसको यूपी सरकार को मैंने लिखा कि इस बच्चे ने हमारे देश के लिए इतना अच्छा मेडल जीता है, तो कुछ इसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया जाए। तो मैं मुलायम सिंह जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उसको स्पेशली इनवाइट किया और उसको अवार्ड दिया सबके सामने, और उसको चेक दिया 11 लाख का। और आज वो एक बच्चा, अलग बच्चा है, और बहुत खुशी होती है एज अ टीचर ये देखकर कि आपने कुछ स्थापित किया, और उससे उस बच्चे, इतने सारे बच्चों को आगे बढ़ने की क्षमता मिली, और माँ बाप उनको जो खुशी मिली उसका तो अंदाजा ही कुछ और है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि अभी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है जी, और नई शिक्षा नीति में विशेष शिक्षा जो आपने स्पेशल एजुकेशन की बात करी, स्पेशल बच्चों के एजुकेशन की बात की, क्या उसको लेके कोई आपको कोई पॉइंट दिखाई दिया, या उसमें अभी कोई गुंजाइश है कि उस चीज को भी शामिल किया जाना चाहिए? और साथ में जो नया पाठ्यक्रम आ रहा है या नया सिलेबस जो आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ सुझाव देना चाहें एज ए शिक्षाविद के रूप में? देखिए, अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ, तो मैं अब बोल सकती हूँ कि मैंने इतने साल, 30 साल पढ़ाया है और सीबीएसई को बहुत क्लोजली वॉच किया है जी। मैं रियली दिल से चाहूंगी कि सीबीएसई इस चीज का ध्यान करे कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और आर्थिक स्थिति से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कभी शिक्षा पा ही नहीं पाते। और क्या हम इन गवर्नमेंट स्कूल्स में सच में विद्या दे पा रहे हैं? क्या हम आर्थिक स्थिति छोड़िए, मिड डे मील छोड़िए, ये सब जो हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन शिक्षा का स्तर अभी भी कुछ खास बड़ा नहीं है। जहाँ पे वो जानी चाहिए, गांव में, कस्बों में, वहां तक अभी तक नहीं पहुंची है। और शायद ये बहुत मन को चुभने वाली बात होती है कि हमने शिक्षक होकर क्या गांव में जाकर या कस्बों में जाकर उनकी स्थिति को नापने की कोशिश करी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दादरी जैसे क्षेत्र में जहां पर स्कूल्स हैं और बच्चे हैं, और वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, मतलब उनके माँ बाप ने कभी पढ़ाई की ही नहीं है, कभी वो स्कूल गए ही नहीं है, क्योंकि वो सारे ऐसे रोजगारों से जुड़े हैं जो गांव के रोजगार हैं, या मटका बनाते हैं, या जूते का काम करते हैं, या लोहे का काम करते हैं, या ज्यादातर फार्मर्स हैं, किसान हैं, ऐसे लोग हैं। इन लोगों को शायद पढ़ाई की कम ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो स्किल्ड है, उनका स्किल है, उनको खेती करनी है। लेकिन आज के दौर में उस खेती को भी करने के लिए आपको एक नॉलेज होनी उस खेती के बारे में बहुत जरूरी है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और इन बच्चों में मैंने देखा है, जब मैं दादरी कौशल्या वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल थी, कि उनमें दिमाग बहुत है, लेकिन उनको दिशा देने वाला कोई नहीं। और दिशा उनको मिलती है हमारे जैसे लोगों के साथ बैठकर या उनको समझाकर, क्योंकि घर में शायद उनको कोई दिशा देने वाला है ही नहीं। तो यहाँ तक पहुंचना सीबीएसई को बहुत जरूरी है। ऊपर से काम तो हर कोई कर देता है। एग्जाम, मैंने यहाँ पे जाकर एज एन ऑब्जर्वर भी एग्जाम सेंटर्स में भी काम किया है जब एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के। और ये मैं सही बात बता रही हूँ, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी स्कूल्स का, जहाँ पर अंदर बहुत कुछ होता है, जहाँ पर बच्चे इम्तिहान तो दे रहे हैं लेकिन वो सही तरह से नहीं दे रहे। तो हम क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उनको पास करने के लिए उनको वहां उन सेंटर्स में बैठा रहे हैं? ये सब चीजें मंथन करने की है। और सीबीएसई ट्रेनिंग नहीं कर रही। कोविड जैसे टाइम में जब आदमी की जीवन की स्थिति, मतलब जीवन मरण की स्थिति थी, जब लोग जीने के लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो रहा था, जीना और अपना कारोबार करना मुश्किल हो रहा था, उस टाइम पे सीबीएसई को 2020 में ये नई नीति लाने की
जरूरत क्या थी, मुझे आज तक एक शिक्षक के रूप में समझ नहीं आता। हम शायद रुक सकते थे, इसलिए रुक सकते थे क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा होता है शिक्षा। शिक्षा से एक देश जाना जाता है। अगर शिक्षा अच्छी है तो देश की तरक्की नो वे यू कैन स्टॉप इट। पर अगर शिक्षा की नीतियां ही ऐसे टाइम पर इंट्रोड्यूस हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि ट्रेनिंग तो कहीं होती ही नहीं है। ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती भी है वो कैसे होगी वो ट्रेनिंग, जब आपको समझ ही नहीं है कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आए। पहले तो पाठ्यक्रम में बदलाव क्या है उसको समझना जरूरी, और क्यों बदलाव किए गए। जब 2006 में एक पॉलिटिक्स, एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स के साथ विद्या को क्यों लिया जाता है, मुझे समझ नहीं आती। एक नया सिस्टम स्टार्ट होता है हर बार जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, सीन चेंज होता है। पहले कांग्रेस थी, सिब्बल जी अपना एक सिस्टम लाए, सब कुछ सिस्टमाइज हुआ। आप ये नहीं समझते हैं कि हम लोग जो अच्छे स्कूलों के टीचर्स हैं वो तो पढ़ लिख करके नीति को सही दिशा दे देते हैं, जो भी नीति सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करी है या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने करी है। पर क्या वो कस्बों में जहां पे टीचर्स ही नहीं है, एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वहां पर वो नीति क्या लागू हो सकती है? क्या वो रियली मायने रखती है? नीति को बदलने का क्या सिस्टम है, मुझे नहीं समझ आता। पढ़ाई करने का, उस पढ़ाई को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का, ताकि वो आगे फ्यूचर में जो उसने क्लास में पढ़ा है उसको यूज कर पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए। विद्या उस वहां पर पहुंचनी चाहिए। विद्या सिर्फ किताब और एक इम्तिहान को पास करने के लिए क्यों? तो सिस्टम चेंज क्यों करना है? सिस्टम वहां पर चेंज करिए जहां पर वो आपके लिए जिंदगी का लाभ दे सके। क्योंकि बच्चे हमारे स्कूलों में आज भी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, मैं इतने जगह घूमी हूँ एजुकेशन के, मैं अमेरिका गई हूँ, मैं वहां के स्कूल से जुड़ी। सैन होजे में एक स्कूल है, वहां पर मैं जुड़ी, वहां के बच्चों का स्टाइल देखा। जर्मनी गई, स्टुटगार्ट, वहां पे मैं 3 महीने रही डीपीएस की तरफ से, वहां पर मैंने सिस्टम देखा। मैं दुबई गई, वहां पर बहुत कुछ हमें बदलाव लाने की जरूरत है अपने सिस्टम में। लिख करके बड़ी बड़ी नीतियां बनाकर उसको इम्प्लीमेंट ना करना, शायद ये सबसे बड़ी भूल है हमारी शिक्षक नीतियों की। तो मैं चाहूंगी कि बाहर के सिस्टम छोड़ के अगर हम पुराने जो हमारे सिस्टम्स थे उनको लेकर के आए, जहां पर गुरु जो सिखाता था या जो गुरु शिक्षा मिलती थी, उस तरह का जो गुरु शिक्षा, इस तरह से नहीं कि गुरु को ही मानना है। गुरु शिक्षा इस तरह से कि वो फॉरेस्ट में जाते थे, जंगलों में जाते थे, लकड़ी किस तरह की सबसे बढ़िया होगी जलने के लिए, या किसमें क्या पदार्थ निकलता है जंगल में जो मेरी चोट को ठीक से कर सकता है। इस तरह की जो डे टू डे एवरी डे से बंधी हुई जो चीजें हैं जो बच्चे सीख सकते हैं जंगलों में जाकर, ट्रैक पे जाकर, और उनके बारे में मंथन कर उसके बारे में लिखें जो उनकी जिंदगी में काम आए, या जो उनकी क्रिएटिव एस्पेक्ट है। जैसे जर्मनी में अगर आप किसी बचपन से ही, जब शायद बच्चा 10 साल का होता है, शुरू से उसके अंदर किस चीज की क्षमता है, वो किस तरह उसका रुझान है। अगर आर्ट है तो उसको आर्ट ही सिखाया जाता है, क्योंकि अगर आपका काम और आपकी कला एक साथ हो जाए तो आप वैसे ही बढ़ जाते हो। क्योंकि काम और कला, जिस चीज में जो आपकी हॉबी है, अगर वो आपका काम बन जाए तो आप एनीवे डिफरेंट एंगल से सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लाएंगे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। पर हमारे देश में सब पढ़ो, फिर उसमें अगर आपको गणित नहीं आ रही, अगर आपके नंबर कम आए तो आप फेल हो गए। मतलब अब मैं ये सब कह सकती हूँ क्योंकि मैं 30 साल से इस चीज को देख रही हूँ। और शायद वो बच्चा जो मैथ्स में अच्छा नहीं है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, पर उसके माँ बाप उसको ड्राइंग में डालेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूनम चौबे जी को, जो शिक्षाविद रही 30 साल तक, और उन्होंने बच्चों के टिप्स दिए हैं, और स्पेशल एजुकेशन में उन्होंने जो बच्चों में निखार लाए हैं, और एक बच्चा जो स्पेशल एजुकेशन के जरिए उसको उभारा और किस तरीके से वह ओलंपिक में जाकर देश के लिए मेडल लेकर आया, ये एक उदाहरण है अपने आप में।
और इस तरह की जो चीजें सामने आई वो तभी आई जब हमने किसी मुद्दे पर उस पर मंथन किया, उसको निखारा और बच्चों की प्रतिभा को बाहर लाए। आपका हमारे स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।